नमस्कार बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है वसंत भाग 2 से है। नीलकंठ कक्षा 7वीं की है। चैप्टर नंबर है 15। बच्चों, इस वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो सारे वीडियो कंप्लीट कीजिए। पहले पार्ट में हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और पेज नंबर 108 टू 113 पेज तक हमने कंप्लीट किया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। यह भी एक करुण कथा है। तो बच्चों, इस करुण कथा के बारे में इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि राधा और नीलकंठ बहुत ही प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की परछाई के तरह रहते थे। जैसे जिस प्रकार से श्री कृष्ण के पीछे पीछे राधा रहती थी, उसी प्रकार से नीलकंठ के पीछे ये राधा भी रहती थी। एक दिन लेखिका को किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, ऐसा लेखिका ने दृढ़ संकल्प किया था। यह संकल्प करके लेखिका ने केवल बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। लेखिका की नज़र जैसे ही उस मोरनी पर पड़ी, लेखिका अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने बड़े मियाँ से उसके बारे में पूछा कि बड़े मियाँ की भाषण में फिर से दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है क्या? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। लेखिका बड़ी ही दयालु थी। बच्चों, आपने कि पशु पक्षियों से उन्हें बहुत ही लगाव था, इसलिए भाषण मेल को सुनने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी। उसने उस अधमरी चिड़िया को 7 रुपये देकर अपनी गाड़ी में रखवा लिया। बच्चों, हम सभी भी जब भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो सही सलामत हो। पशु पक्षी भी खरीदते हैं तो हम अधमरी अपने घर पे नहीं लाते। हम इस प्रकार सोचते हैं कि वो अच्छे कंडीशन में हो तभी घर पे लाते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा का दिल कुछ अलग ही था। वो पशु पक्षियों के लिए ही बनी हुई थी और उन्होंने उस अधमरी चिड़िया को भी 7 रुपये देकर उसे घर लेकर आ गई। मोरनी राधा के समान ही थी। उसकी मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इसलिए लेखिका ने उसे अपने ही कमरे में रखा, जैसे नीलकंठ और राधा को रखा था, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि जाली घर में रख दिया जाए तो उसे बाकी के पशु पक्षी नहीं छोड़ते। और एक बार फिर लेखिका के पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु ठूठ जैसे पंजों पर वो डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप नीलकंठ वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने को दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। नीलकंठ को कुब्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नीलकंठ कुब्जा से हमेशा दूर भागता रहता था और कुब्जा हमेशा प्रयास करती नीलकंठ के पास रहने को, और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी। कुब्जा को किसी से भी, बच्चों, कुब्जा की मित्रता किसी से भी नहीं थी। न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच उसने राधा के 2 अंडे भी तोड़ दिए, जिनको वो पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर उसके अंडे भी ठूठ जैसे पैरों से उसने सब अंडे को फोड़कर छितरा दिया चारों तरफ।
इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर लेखिका ने उसे उतारा। एक बार लेखिका की खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मैंने दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण बच्चों, लेखिका यहाँ पर अपने आप को अनुभवहीनता बता रही है, क्योंकि लेखिका यह अनुभव ही नहीं कर सकी कि पशु पक्षियों के अंदर भी ऐसी भावनाएं रहती है। पशु पक्षी भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और उन दोनों के प्रेम के बीच में भी अगर कोई आ जाए कुब्जा के जैसे, तो वो दोनों काफ़ी अकेले महसूस पड़ जाते हैं। तो इस बात से लेखिका बिल्कुल अनुभवहीन थी, और अपनी अनुभवहीनता के कारण ही थोड़े ही दिन बाद लेखिका केवल ऐसा ही सोचती थी कि थोड़े दिन बाद आपस में इनमें सभी में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत, 3-4 मास मतलब बच्चों महीना होता है, मंथ के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ था जैसे उसने खरगोश के बच्चों को अपने पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसने उठने पर संदेह नहीं हुआ, अर्थात नीलकंठ अब नहीं रहा। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रही। वह कई बार भागकर लौट आया था। नीलकंठ इससे पहले भी कई बार भागकर लौट आया था। तो राधा इस इंतजार में थी, इस प्रतीक्षा के भाव से वो द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी कि कभी फिर से नीलकंठ आ जाएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज प्रारंभ कर दी। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली एक अल्सेशियन कुत्ती थी जो सामने पड़ गई, और कुब्जा का स्वभाव था ही दूसरे पर प्रहार करना, और उसने क्या किया, कजली पर भी अपने चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसकी कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पंछियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह लेखिका के लिए विशेष महत्व रखता है। लेखिका को तीनों अर्थात नीलकंठ, राधा और कुब्जा तीनों ही मोर एक ही प्रजाति के थे, लेकिन तीनों की प्रकृति मतलब होता है बच्चों स्वभाव। तीनों भी पक्षियों का स्वभाव जो था वो बिल्कुल भिन्न था। नीलकंठ का स्वभाव अलग था। नीलकंठ अपने आप को सेनापति घोषित कर रखा था पूरे जाली घर का। वहीं पर राधा का स्वभाव बिल्कुल शांत थे। राधा बिल्कुल शांत थी और कुब्जा बिल्कुल, दोनों के बिल्कुल ही अपोजिट, विपरीत स्वभाव था उसका। वो सभी को कलह से भरपूर थी, वो दूसरे को मारने काटने में ज़्यादा बिलीव करती थी। इस तरीके से उसका स्वभाव था। तो मतलब लेखिका को पशु पक्षियों की भिन्नता के स्वभाव के बारे में इस तीनों ने एक अच्छा अनुभव दिया। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न मतलब मेघ आच्छादित हो जाते थे, तब वो कभी झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका अर्थात अपने स्वर को तीव्र करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर से के सारे क्वेश्चन आंसर्स और भाषा अध्ययन भी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।